हमने बीज के उगाव और इसके अलावा बीज का उगाव परखने के बारे में बात की कि किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि बीज की क्वालिटी कैसी है और जर्मिनेशन कैसी। इसके अलावा हमने ये बात की कि बीज को ट्रीट कैसे किया जाता है। छोटे पौधे जब निकलते हैं, बुवाई के बाद जर्मिनेशन होती है, उगाव होती है, उगाव होता है, तो उगाव के बाद जो छोटे पौधे हैं उसके ऊपर छोटे कीड़े, रस चूसने वाले कीड़े और बीमारियों का हमला हो सकता है, फफूंदी का हमला हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हमने सीड ट्रीटमेंट का ज़िक्र किया आपसे। और जैसा कि मैंने कल आपसे ज़िक्र किया था कि आज हम एक तो तरीक़ा काश्त के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से तरीक़े काश्त हैं जो अपनाए जा सकते हैं कपास की काश्त के हवाले से। और इसके साथ-साथ हम अगर वक़्त ने इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह जड़ी-बूटियों के बारे में भी ज़िक्र करेंगे कि किस तरीके से कपास के खेत में कौन-कौन सी जड़ी-बूटियाँ आती हैं और उन जड़ी-बूटियों से नमूद आज़मा होने के लिए क्या-क्या एक्टिविटीज़ करना, कौन-कौन से अवामिल करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मेरी को-होस्ट मिस रिग़्ज़ा अवान जो हैं वो आज इस सेशन में मौजूद हैं, मैं उनको खुश-आमदीद कहता हूँ। मिस रिग़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी, वालेकुम सलाम। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे फार्मर्स के लिए टाइम निकाला और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की डिस्कशन हमारे फार्मर्स के लिए बड़ी यूज़फुल होगी। और ये बड़ी मज़े की बात है कि रमज़ान में रोज़े रखने के बाद जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपका चेहरा देखते हैं और कपास के बारे में मालूमात सुनते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। कल मैं जब सेशन कर रहा था कि एक काश्तकार भाई ने एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया, मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा, "बहुत अच्छे लग रहे हैं।" तो मेरा ख़्याल है कि तारीफ़ भी होनी चाहिए साथ-साथ। तारीफ़ से इंसान को मोटिवेशन मिलती है। तो हाँ जी, थैंक यू वेरी बिल्कुल मच सही है। आपका जॉइन करने का बहुत शुक्रिया। तो रिग़्ज़ा, आज जो हमने डिस्कशन करनी है, जो गुफ्तगू करनी है, वो है काश्त के बाद, बुवाई के बाद के जो अवामिल हैं, जिसमें सबसे पहला तो तरीक़ा काश्त क्या होना चाहिए। हमने कल बीज के बारे में बात की थी। काश्तकार भाई अभी हमें जॉइन कर रहे हैं उनके लिए। और उसके साथ-साथ हमने बीज की जो ट्रीटमेंट है कीड़े-मकोड़ों से और बीमारियों से बचाने के लिए, उसके ऊपर बात की थी। आज कुछ हम तरीक़ा काश्त और उसके बाद के जो अवामिल हैं, जिसमें जड़ी-बूटियों का इंसदाद है और जड़ी-बूटियों का केमिकल कंट्रोल, कीमियाई तरीके से कंट्रोल और उसके अलावा जो गोडी के ज़रिए से और बाकी तरीकों से कंट्रोल किया जाता है, उसके ऊपर हम बात करें। तो इस दौरान मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। आप आज मुझे इस सेशन में सपोर्ट कर रही हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी तरीक़ा काश्त की। अ, सो काश्तकार भाइयों की कि आई थिंक उनको मैं ये समझता हूँ कि उनको ये पहले पता होगा, लेकिन थोड़ा-सा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं कल भी किसी से ज़िक्र कर रहा था कि कपास की काश्त में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे-छोटे हैं। बज़ाहिर वो हमें लगता है कि बहुत छोटे काम हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उन छोटे कामों को सरअंजाम देकर आप अपनी पैदावार में खातिर-ख़्वाह इज़ाफ़ा ला सकते हैं। तो ये तरीक़ा काश्त भी उनमें से एक है, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे काश्तकार भाई जो हैं वो समझते हैं कि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस तरीके से भी काश्त कर लिया जाए फसल जो है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल स्टेप है, बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसके ऊपर ध्यान देना और इसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ड्रिल की बात करते हैं। खरीफ ड्रिल के ज़रिए कपास की काश्त की जाती है जनाब, और उसमें जो तरीक़ाकार होता है वो ये है, जैसे कल मैंने बताया कि कतार से कतार का फ़ासला जो है वो 2.5 फुट रखा जाता है। और एक लाइन से दूसरी लाइन का फ़ासला, पौधों की जो लाइन है वो 2.5 फुट रखा जाता है और बीज को तकरीबन 2 से 2.5 इंच गहरा उसकी बुवाई की जाती है। और इस तरह जब फसल काश्त कर ली जाती है, उसकी जर्मिनेशन के बाद जब उसका उगाव हो जाता है, तो तकरीबन जब फसल 1.5 से 2 फुट की होती है, तो एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। उसका मकसद ये होता है कि जो दोनों लाइनों के दरमियान जो खेलें हैं, वो ज़रा गहरी हो जाएँ और पानी को गुज़रने का रास्ता मिल जाए। तो यहाँ पर बेसिकली जिन लोगों के पास कपास के लिए खेलियाँ बनाने का इम्प्लीमेंट नहीं होता, जिसको बेड प्लांटर कहते हैं। बेड प्लांटर ना होने की सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप ज़मीन तैयार करने के बाद ड्रिल के ज़रिए लाइनों में काश्त कर दें, और लाइनों में बुवाई करने के बाद जब पौधा जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट का हो जाए,
तो उस वक्त आपने एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में मट्टी चढ़ा देनी है उसके ऊपर। और उससे क्या होगा कि एक तो इसके फ़ायदे मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, ये तरीका क्यों बेहतर है सादा तरीक़ाकार से। जो हम प्लेन ज़मीन के ऊपर जो है वो लाइनों में कास्ट करते हैं, उसकी निस्बत ये बेहतर इसलिए है कि इसमें एक तो पानी की 20 से 30% बचत होती है। दूसरा, जड़ी बूटियों का कंट्रोल आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास खाली जगह आ गई, आप उसमें स्प्रे भी आसानी से कर सकते हैं, आपने गोडी करनी है, गोडी भी कर सकते हैं केलियों के अंदर। फिर इसमें एक तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई बहुत बड़ी मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है ड्रिल के अलावा, तो इसको हैंडल करना आसान है। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। ड्रिल के ज़रिए आप बुवाई कर देंगे, बाकी काम आपने सारा जो है वो मट्टी चढ़ाने वाला वो नॉर्मल जो कोई भी फाले हैं, फाले की मदद से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फसल का कद बड़ा मुनासिब रहता है। पौधों की जो जड़ें हैं वो अच्छी ग्रो करती हैं, अच्छी उगती हैं, नीचे तक गहराई तक जाती हैं। खाद का बेहतर इस्तेमाल होता है, एफ़िशिएंट इस्तेमाल होता है। और अगर खुदा न ख़ास्ता बारिश ज़्यादा हो जाए या पानी ज़रूरत से ज़्यादा लग जाए, तो उस पानी का निकास उस खेत में से अच्छा होता है। तो इस जो तरीक़ाकार है, ड्रिल के ज़रिए जो तरीक़ाकार है कास्ट का, इसके ये फ़ायदे हैं। अच्छा, इसके अलावा स्प्रे करना भी आसान हो जाता है। अगर आपके फसल के ऊपर कीड़े-मकोड़ों का या जड़ी-बूटी का हमला हो जाए, तो उस सूरत में स्प्रे करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। जो जब आप फ्रूटिंग स्टेज पे आती है कपास, जब उसके ऊपर डोडियाँ और टिंडे लगना शुरू होते हैं, तो उस दौरान डोडियाँ और टिंडे लगने के दौरान ये इस चीज़ का इम्कान बहुत कम है कि वो गिर सके। फ्रूट जो है, फल जो है वो नहीं गिरता इस सूरत-ए-हाल में इस तरीके का। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है और इससे इससे यकीनी तौर पे पैदावार में इज़ाफ़ा होगा। आपका फल और फूल गिरने से बच जाएँगे। इसके अलावा पानी की जो बचत है वो होगी। तो हमारे एक दोस्त ने काश्तकार भाई ने सवाल किया है डीले के बारे में। हम आइंदा अभी आगे आने वाली गुफ्तगू में इंशाल्लाह जड़ी-बूटियों के बारे में डिस्कस करेंगे, तफ़सील से बात करेंगे। तो फिर आपको डीले के बारे में भी इंशाल्लाह बताएँगे। फ़िलहाल इस वक़्त हमारा जो फ़ोकस है वो तरीक़ा कास्ट के ऊपर है, तो प्लीज़ तरीक़ा कास्ट से मुताल्लिक़ अगर कोई सवाल है तो वो ज़रूर बताइए। इसके बाद है पटड़ियों पर काश्त, जिसको आम ज़ुबान में बेड प्लांटेशन भी कहा जाता है। साइंसी ज़ुबान में या तहकीकी ज़ुबान में बेड प्लांटेशन कहा जाता है। ये मुकम्मल तौर पर मशीनी काश्त है। इसमें ये क्या इसमें एक बेड प्लांटर यूज़ किया जाता है जो कि जिसको इस्तेमाल करने से पहले बेड प्लांटर को इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपकी जो ज़मीन है वो बिल्कुल लेवल हो। उसको लेज़र लैंड लेवलर के ज़रिए से बिल्कुल एक जैसे टेबल की या मेज़ के ऊपर की सतह होती है, उसकी तरह अपनी ज़मीन को हमवार करना, लेवल करना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी ज़मीन हमवार हो जाए, हमवार करने के बाद 2 से 3 हल चलाने ज़रूरी हैं, चिज़ल प्लो चलाना ज़रूरी है, राजा हल जिसको कहा जाता है। एक दफ़ा राजा हल चलाना ज़रूरी है। राजा हल चलाने का मकसद ये है शायद कल भी मैंने ज़िक्र किया था, कल के सेशन में, कि कपास का पौधा जितना ज़मीन से ऊपर होता है, उतना ही ज़मीन के नीचे होता है। उसकी डेप्थ, उसकी गहराई जड़ों की बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन 6 से 7 फुट गहरी उसकी जड़ें जो हैं वो जाती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन नीचे तक जो है वो तैयार की जाए। तकरीबन 3 से 4 फुट नीचे तक आपकी ज़मीन नरम हो, ताकि शुरू में पौधे को जड़ें फैलाने में आसानी हो और जड़ें जो है वो आसानी से गहराई तक जा सकें। तो लेज़र लैंड लेवलर करवाना, ये मैं बात कर रहा हूँ मशीनी कास्ट की, बेड के ऊपर जब आपने कॉटन कपास लगानी है, आपने पटड़ियों पर जब कास्ट करनी है, तो उससे पहले ज़रूरी है कि आपने ज़मीन को लेज़र लैंड लेवल किया हो। दोनों सूरतों में, इससे पहले भी जो मैंने तरीक़ाकार बताया जो कि ड्रिल के ज़रिए कास्ट थी, उसमें भी आपका लेज़र लैंड लेवलर करवाना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़मीन को हमवार करवाना, लेवल करवाना बहुत ज़रूरी है। लेवल करवाने से पानी का निकास ज़मीन से बहुत अच्छा होता है और ज़मीन के अंदर जो खादों और ग़िज़ाइयत और खुराकी अज्ज़ा की तरसील है पौधों तक, जड़ों से और पत्तों तक, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है क्योंकि ज़मीन जो है वो उसके अंदर मुसाम बन जाते हैं और मुसाम के ज़रिए इन खुराकी अज्ज़ा की तरसील आसान हो जाती है। माफ़ कीजिए। तो इसलिए लेज़र लैंड लेवलर के बाद हल चलाकर ज़मीन को भुरभुरा और नरम करना है
और बिल्कुल पाउडर की शक्ल में ज़मीन आनी चाहिए। और उसके बाद पाउडर की शक्ल में जब ज़मीन आ जाए तो आपने उसके अंदर बेड प्लांटर के ज़रिए पटड़ियाँ बनानी है, बेड्स बनाना। और उसमें ये करना है आपने कि पटड़ियों के ऊपर, क्योंकि ज़मीन बिल्कुल खुश्क होगी, तो आपने उसके अंदर, जैसे मैंने उस दिन बताया कि 2 कतारों के दरमियान जो है वो तकरीबन 2 बेड्स के दरमियान जो फ़ासला है वो तकरीबन 2.5 फुट रखना है अपने दरमियान में जो खाला है। और पौधे से पौधे का फ़ासला तकरीबन 1 से 1.5 फुट रखना है। जो ज़्यादा बुशी वैराइटीज़ हैं, ऐसी इक़साम के जिनका पौधा बहुत ज़्यादा झाड़ बनाता है या बहुत ज़्यादा फैलाव में आता है, क्योंकि कॉटन का पौधा, कपास का पौधा जो है वो उसको दरख्त से तशबीह दी जाती है, छोटा दरख्त की तरह का ये पौधा है। तो अगर ऐसी आप किस्म लगा रहे हैं, ऐसा बीज लगा रहे हैं जो थोड़ा बहुत ज़्यादा डेंस उसकी बुशेज़ हैं या झाड़ उसका ज़्यादा बनता है, तो उस सूरत में ये फ़ासला आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पौने 2 फुट तक भी लेके जा सकते हैं। तो ये जो पौधे से पौधे और कतार से कतार का फ़ासला है, ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके ऊपर आपने तकरीबन काश्त के पहले पानी के बाद, ये पटड़ियों पर काश्त की बात कर रहा हूँ, बेड सोइंग। पहले पानी के बाद दूसरा पानी आपने 5 से 6 दिन, और अगर आपने बहुत लेट कास्ट कर दिया है, तो तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद पहले पानी के बाद दूसरा पानी जो है वो आपने लगा देना, ताकि बीज का उगाव जो है वो अच्छा हो जाए बेड्स पे। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये बेड के ऊपर लगाना क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है पानी। आपको पानी कम लगाना पड़ता है क्योंकि पानी का फ्लो बहुत अच्छा होता है। एक सिरे से आखिरी सिरे तक जो पानी है, खेत के एक सिरे से आखिरी सिरे तक जो पानी है वो बड़े आराम से फ्लो करता है, उसका बहाव अच्छा होता है और हर जगह एक जैसा पानी पहुँचता है। तो जहाँ आप अगर इसका आपने मवाज़ना करना हो तो ऐसा खेत जिसमें बेड्स नहीं है, पटड़ियाँ नहीं बनाई गई, और ऐसा खेत जिसमें पटड़ियाँ बनाई गई हैं, दोनों का अगर आप मवाज़ना करें तो ये तकरीबन 30% 40% पानी जो है वो जल्दी लग जाता है। यानी अगर एक ऐसा खेत है जहाँ पर बेड्स नहीं बनी हुई, वहाँ पर आपको 2 घंटे लगते हैं सैराब करने के लिए, मुकम्मल उसको आबपाशी करने के लिए। तो दूसरी तरफ जो बेड सोइंग वाला या बेड प्लांटेशन वाला आपका खेत है, उसको सैराब करने के लिए या उसके अंदर आबपाशी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 घंटा चाहिए होगा, और 1 घंटे के अंदर वो आपको तकरीबन 50% पानी की बचत करके देगा। इसके अलावा थोड़े वक़्त में ज़्यादा रकबे पर काश्त हो जाती है। टाइम आपकी इसमें बुवाई के दौरान का जो टाइम है, वक़्त है, वो भी बचता है। इसके अलावा बारिश और सैलाब की सूरत में जो पानी है वो जो अ, जो फ़ाज़िल पानी है उसका अखराज, उसका जो निकलना है वो आसान हो जाता है। तो ये जो बेड प्लांटेशन की कुछ फ़वाइद हैं, पटड़ियों पर काश्त के कुछ फ़ायदे हैं, ये बहुत-बहुत ज़रूरी हैं बताना। इसके अलावा ऐसे इलाके जहाँ पर ज़मीन के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा है, सैलिनिटी का मसला है, तो कलर का मसला है। एक तो कलर की बहुत सारी अक़साम हैं, जो शुरू में सफ़ेद कलर आता है जिसको सलाइन सॉइल्स कहते हैं। वहाँ पर बेड सोइंग जो है वो बहुत कारआमद है, क्योंकि इसके ज़रिए जो नमकियात हैं वो नीचे रह जाते हैं और पौधे जो हैं वो बड़ी आसानी से उसमें ग्रो कर सकते हैं। ऐसी ज़मीनों में जहाँ पर सैलिनिटी का या नमकियात का बहुत ज़्यादा मसला है। तो ये जनाब कुछ फ़वाइद हैं जो कि पटड़ियों पर काश्त के और बेड सोइंग के हैं। अगर आपके पास बेड प्लांटर नहीं है, तो उसका आसान तरीका जो मैंने ऊपर बताया कि आप ड्रिल के ज़रिए बुवाई करें, और ड्रिल के ज़रिए बुवाई करने के बाद पौधों की एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन के ऊपर मट्टी चढ़ा दें। तो वो भी एक तरह से आपकी बेड प्लांटेशन ही बन जाएगी, लेकिन क्योंकि थोड़ा-सा सादा तरीका होगा तो उतना फ़ायदा आपको हासिल नहीं होगा, जितना कि आपको बेड प्लांटेशन से हासिल होता है। इसके अलावा खासकर भाइयों, अगला जो हमारा आज डिस्कशन का टॉपिक है वो है जड़ी-बूटियों के ऊपर। लेकिन जड़ी-बूटियों को डिस्कस करने से पहले या उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि जो बीज को बोने का तरीका है, मोस्टली हमारा ज़्यादातर इलाकों में चौपा मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, चौपे का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें ये होता है कि आप हाथ के ज़रिए बीज लगाते हैं और तकरीबन 6 से 7 इंच गहराई तक जो है वो पानी
लगाते हैं उसके साथ, और उसके ऊपर फिर पानी लगाने के फ़ौरन बाद पानी की सतह से 1 इंच ऊपर हाथ से जो है वो बीज लगाते हैं। इसमें होता ये है कि पहले आप नालियों के अंदर पानी लगाते हैं, जो खेलियाँ बनी होती हैं आपकी, उनके अंदर पानी लगाते हैं, तकरीबन 6 से 7 इंच गहरा पानी होना चाहिए। और जब पानी लग जाता है तो पानी लगने के बाद उस पानी के अंदर ही बेड्स के ऊपर अगर पटड़ियाँ बनी हुई हैं या वटें बनी हुई हैं, तो वटों के ऊपर आप बीज लगाते हैं और एक जगह पर 3 से 4 बीज इकट्ठे लगाते हैं, ताकि अगर उन 3 से 4 बीज एक जगह पे लगाने का मकसद ये होता है कि अगर 3 या 4 बीज आपने लगाए हैं, तो उनमें से 1 या 2 लाज़मी जो है वो जर्मिनेट कर जाएँगे, निकल आएँगे। ये उस सूरत में होता है जब आप अ, शुरू में जर्मिनेशन परसेंटेज देख चुके हों, उगाव परख चुके हों, तब आप फैसला बेहतर कर सकें कि एक जगह पे आपने 3 बीज लगाने हैं, 4 लगाने हैं, 5 लगाने हैं, और उसी हिसाब से फिर आपकी जो शरह बीज है वो कम या ज़्यादा होगी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि शरह बीज का फैसला भी बीज के उगाव या जर्मिनेशन को चेक करने के बाद ही आप कर सकते हैं। तो चौपे के तरीके में जनाब सबसे पहले आप खेलियों में, नालियों में पानी लगा देते हैं, तकरीबन 6 से 7 इंच गहरा पानी होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप खेलियों के ऊपर, पटनियों के ऊपर 1 से 2 इंच गहराई में जो है वो बीज जो है वो लगा देते हैं, हाथ के ज़रिए। एक जगह पर 3 से 4 बीज जो है वो आप लगाते हैं, ताकि अगर एक बीज ना उगे तो उनमें से कोई एक बीज जो है वो आप जर्मिनेट करें। तो ज़िम्मेदार भाइयों, अब हम चलते हैं अगला टॉपिक हमारा। यहाँ पर अगर कोई सवाल है तो मेरी टीम से गुज़ारिश है कि आप ज़रूर शेयर करें, ताकि हम तरीक़ाकार से मुतालिक जो सवाल है वो उसको लें। जी, अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने जैसे जर्मिनेशन की बात की है, तादाद की बात की है, अगर कल का आपका प्रोग्राम देखें उसमें आपने बात की थी छदराई की और नागे पूरे करने की। तो मैं चाहती हूँ कि किसान भाइयों को अगर आप ये पहले डिटेल से बता दें। पहला तो छदराई से पहले तो ये कि अपने 1 एकड़ में अपने पौधों की तादाद को मापना कैसे है? वो जी, तरीका जी। क्या है? और उसके अलावा अगर पौधों की तादाद रिकमेंडेड तादाद से ज़्यादा है तो उसकी छदराई कैसे करनी है, या अगर कम है तो नागे पूरे कैसे करने हैं? जी, बहुत शुक्रिया सायरा, मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल देता हूँ जी। इसमें देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो आपका सवाल का पहला हिस्सा है कि मतलूबा पौधों की तादाद को कैसे मापना है, आपने मेज़र कैसे करना है। तो उसका बड़ा आसान तरीका है। तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को स्क्वायर मीटर का एक एक कड़ा होता है, जो कि चौरस होता है। आप किसी से भी ले सकते हैं वो कड़ा जो है। अगर आपके पास कड़ा नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 3 फुट एक तरफ किसी भी हिस्से में, अपने अपने खेत के किसी भी हिस्से में 3 फुट जो है, 3 कदम एक तरफ चलें और 3 कदम दूसरी तरफ चलें, और एक डब्बे की शक्ल में चलें, जैसे एक डब्बा होता है। ठीक है जी? एक डब्बे के शक्ल में 3-3 फुट आपने चलना है, और उस 3 फुट में आप रस्सी बाँध लें या कोई धागा निशानदेही के लिए रख लें, और अ, उसके ज़रिए आप देखें कि उसके अंदर पौधों की तादाद कितनी है। वो आपको बताएगा, उसके अंदर जो पौधों की तादाद है, उस पौधों की तादाद को आपने ज़रब देनी है 4046। ठीक है जी? 1 एकड़ में 4046 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो अगर आप उस पौधों की तादाद को 4000 से ज़रब दे देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके खेत में इस वक़्त पौधों की तादाद क्या है। आम तौर पर जो अ, तमाम वैराइटीज़ हैं, तमाम अक़साम हैं कपास की, उनके लिए जो पौधों की मतलूबा तादाद है, वो तकरीबन 15,000 से लेकर 18,000 तक होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस्म कौन-सा बीज लगाया है। तो बीज के ऊपर ये बहुत ज़्यादा मुनहसर है कि आप मतलूबा पौधों की तादाद क्या होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको रेंज बताई है कि तकरीबन 15,000 से लेकर 17,000 तक फ़ी एकड़ पौधे होने चाहिए। तो एक जो स्क्वायर मीटर है, अक्सर लोग जो है वो काना भी इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए। 1 मीटर का अगर एक काना हो, तो उस तरह के 3 काने रख के एक साइड से, और दूसरी साइड से भी 3 काने, और तीसरी और चौथी साइड से भी आपने 3 काने रखने हैं। 4 काने रखने हैं आपने 1-1 मीटर, वो आपका स्क्वायर मीटर हो जाएगा। उसके अंदर आपने देखना है कि पौधों की तादाद कितनी है। अगर वहाँ आपको तकरीबन 30 से 35 या 40 तक पौधे नज़र आ जाएँ उस 1 मीटर स्क्वायर के अंदर,
तो इसका मतलब आपकी मतलूबा पौधों की तादाद जो है वो ठीक है। आपको इसके अंदर ना ही नागे पोर करने की ज़रूरत है और ना ही छिद्राई करने की ज़रूरत है। अगर इससे ज़्यादा हो 50 या 60 की तरफ पहुँच जाए वो आपकी जो तादाद है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे छिद्राई करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तादाद होगी। अगर ये तादाद 30 या 40 की रेंज से बहुत नीचे है, 18 या 20 या 25 है, तो इसका मतलब आपको नागे पोर करने की ज़रूरत है। आपके जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर-दूर हैं। उनका दरमियानी फ़ासला ज़्यादा है। तो इसमें अब ये जो टेक्नीक है, इसके ज़रिए जब आपको पता लग गया कि आपके मतलूबा तादाद पौधों की कम है या ज़्यादा है और उस सूरत में आपने नागे पोर करने हैं या छिद्राई करनी है, तो छिद्राई करना तो बहुत आसान है, क्योंकि एक लाइन में अगर आपके पास 10 पौधे हैं और 10 में से आपने 5 निकालने हैं, तो वो आप एक-एक पौधा निकाल देंगे और आपके बाकी पौधों का दरमियानी फ़ासला जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन नागे पोर करना एक बहुत टेक्निकल काम है। नागे पोर करना टेक्निकल काम इसलिए है कि अब जिस वक़्त आप नागे पोर कर रहे होंगे, उस वक़्त फ़सल को उगे हुए या जर्मिनेट हुए हुए कोई 8 से 10 दिन हो चुके होंगे। उस वक़्त अगर आप नया बीज लगाएँगे, तो नया बीज 8 से 10 दिन छोटा होगा, उसका जो पौधा होगा वो बाकी खेत की निस्बत 8 उम्र में 8 से 10 दिन छोटा होगा और वो फिर फ़सल के आखिरी दिनों तक बाकी फ़सल की निस्बत छोटा रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नागे पोर करते वक़्त हम पौधों की ऐज या पौधों की उम्र एक जैसी रखें। अब ये बहुत ट्रिकी सवाल है और इस ट्रिकी सवाल का जवाब बहुत ही आसान है कि हम ये कैसे इंश्योर करें, कैसे यकीनी बनाएँ कि नागे पोर करते वक़्त तमाम पौधों की उम्र भी एक जैसी रहे। जो नए पौधे भी आप लगा रहे हैं जहाँ पे गैप्स रह गए हैं या वो नागे रह गए हैं, वहाँ पे आप जो नया बीज लगा रहे हैं उसकी उम्र भी उतनी हो जितनी पहले से वहाँ पे पौधे लगे हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है, बहुत से काश्तकार ये काम करते हैं और ये बड़ा अच्छी एक्टिविटी है, इसको करना चाहिए। कि जब आप बुवाई करें, उसी दिन आप अपने खेत में किसी डेरे पे या डेरे के साथ कोई 1 मरला या 2 मरला जगह के ऊपर थोड़ा-सा बीज 1 किलो या 2 किलो बीज जो है वो उसकी बुवाई वहाँ पे भी कर दें। उससे क्या होगा कि आपकी जो फ़सल है, जो आपने खेत में बुवाई की जिसकी उसकी उम्र और उस 1 मरला प्लॉट में जो आपने बुवाई की, उस बीज की उम्र, उस पौधे की उम्र एक जैसी होगी। जब आप नागे पोर करने लगेंगे तो वहाँ से आप गाची समेत, गाची कहते हैं जो पौधे के नीचे उसकी मट्टी होती है, उस गाची समेत आप छोटे पौधे निकालेंगे कपास के और गाची समेत आप उसको नई जगह पर, नए फ़ील्ड में खेत में जहाँ आपने नागा पोर करना है, वहाँ पर आप उसको लगा देंगे। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पूरे खेत के अंदर पौधों की जो उम्र है, पौधों की जो ऐज है, वो एक जैसी होगी, इकट्ठे ग्रो करेंगे, एक जैसी ग्रोथ स्टेज आएगी, एक एक टाइम पे उनकी फल लगेगा, एक टाइम पे फूल निकलेंगे और आपकी जो पैदावार है, उसमें कमी नहीं आएगी। तो नागे पुर करते वक़्त ज़िम्मेदार भाइयों ये आपने ख़्याल रखना है कि जो जिस जगह पर आप नागे पुर कर रहे हैं, जहाँ पर आप नए पौधे लगा रहे हैं, उन नए पौधों की जो उम्र है वो वही हो और उसी स्टेज पर हों जिस स्टेज पर आपके पहले से मौजूद वहाँ पर जो पौधे हैं वो लगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप कपास की एक नर्सरी या पनीरी लगा लें, जिस दिन आप बुवाई कर रहे हैं। बुवाई करने वाले दिन या बुवाई वाले दिन आप किसी 1 मरला, डेढ़ मरला जगह का इंतख़ाब कर लें, जो आपके खेत के करीब हो और आप उसकी संभाल भी कर सकें। वो आप अपने डेरे के करीब भी कर सकते हैं, किसी और जगह भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप उसको उसकी देखभाल सही कर सकें। और वहाँ से फिर आप गाची समेत पौधे निकाल कर नागे पोत छिद्राई करना बहुत सर आसान है, मेरा यहाँ पे छिद्राई एक में क्वेश्चन है छोटा-सा। जी, जैसा कि बहुत से इलाकों में सोई हो भी चुकी है, काश्त कर चुके हैं किसान भाई और उन्होंने अपनी जैसे हम कह रहे हैं कि वो पनीरी नहीं लगाई है। तो जी। अगर वहाँ पे इनको छिद्राई का या नागेपुर करने का ये अमल करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई ऐसी वैरायटी है जिसका जर्मिनेशन रेट या जिसके उगाव का तनासब बहुत ज़्यादा है और वो नागेपुर पुर करने के लिए उस वैरायटी को यूज़ कर लें ताकि जो ऐज का गैप है वो ज़्यादा नहीं आए? देखिए जी, मतलब जिन इसमें किसानों ने अभी पनीरी नहीं लगाई हुई जिनको जिनकी काश्त हो चुकी है। जो जी, जी, इसमें जो हुकूमत पंजाब की जो रिकमेंडेशंस हैं, वो तो ये हैं कि एक खेत में या एक जगह पर आपने एक ही वैरायटी लगानी होती है, मिक्स नहीं करना होता। क्योंकि जब आप मिक्स करते हैं, वैराइटीज़ एक से ज़्यादा उसमें लगाएँगे, तो उसका जो फाइबर क्वालिटी है, जब वो
क्रॉप जो है वो फसल जो है मैच्योर हो जाएगी, पक कर तैयार हो जाएगी और उसकी फुट्टी बन जाएगी। फुट्टी की जो क्वालिटी है वो 2 वैराइटीज़ की अलग-अलग हो सकती है। उस दौरान फिर ज़िम्मेदार को मार्केटिंग में और उसको बेचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो हम बिल्कुल भी किसी तौर भी ये किसी ज़िम्मेदार भाई को रिकमेंड नहीं करते कि आप ऐसी वैरायटी बीच में लगा दें कि जिसके ज़रिए जिसकी जर्मिनेशन तेज़ी से हो या जल्दी से हो जाए। लेकिन उस सूरत में फिर दोनों वैराइटीज़ का आपस का जो वो इख्तलाफ है, उसके ज़रिए बाद में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसमें अगर आप बुवाई कर चुके हैं, तो फिर तो आपके पास नया बीज लगाने के अलावा कोई और हल नहीं है। आप बीज ही लगाते हैं, सिर्फ़ उसमें ये ख़्याल रखते हैं कि आपका जो दरमियानी फ़ासला है, वो 1 से सवा फुट तक मेंटेन रहे 2 पौधों के दरमियान। वो कम ना हो और या ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर वो ज़्यादा है या कम है, तो वो फिर दोबारा से आपको छितराई या नाग़िर करने पड़ेंगे। ये उन लोगों के लिए है नागेपुर करने के लिए पनीरी का जो रिकमेंडेशन है या जो हमारी तरफ से सिफ़ारिश है, वो उन लोगों के लिए है, जो लोग अभी बुवाई करने जा रहे हैं या वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने अभी बुवाई करनी है। वो लोग जिस दिन उन्होंने बुवाई का प्लान किया है, वो ज़िम्मेदार जिन्होंने अभी बुवाई करनी है, वो उस बुवाई के साथ पनीरी का भी प्लान करें। पनीरी लगाएँ और उस पनीरी को फिर खेत में शिफ्ट करें मुंतकिल। अच्छा जी, इसके ऊपर कोई और सवाल है सायरा तो प्लीज़ बताइए मुझे। फ़ेसबुक पे कोई सवाल आ रहा है ज़िम्मेदार भाइयों की तरफ से, उसके बारे में भी जी मुझे सर, बताइए। एक किसान भाई है, इमरान साहब हैं, उन्होंने पूछा है कि जो हमने ड्रिल से कपास काश्त की है, उसके लिए पौधों का फासला जो है वो कितना होना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप हमें फ़ेसबुक पर आपने हमें जॉइन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच और आप सुबह-सुबह जाग रहे हैं। वैसे तो ज़िम्मेदार भाई जो है वो इससे भी जल्दी जाग जाते हैं और इस वक़्त तक तमाम अपने मामलात जो है वो निपटा के घर वापस आ जाते हैं। लेकिन आपका जो सवाल है बिल्कुल ड्रिल की सूरत में भी पौधों का जो दरमियानी फ़ासला है वो 1 से सवा फुट ही होना चाहिए। ये जो पौधों का दरमियानी फ़ासला कम या ज़्यादा हो सकता है, उसमें सिर्फ़ एक अंसर है जो आपने जिसका ख़्याल रखना है, वो है आपका बीज, कि आप बीज कौन-सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो आप ऐसी वैरायटी या ऐसी किस्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका झाड़ बहुत ज़्यादा बनता है और वो ज़्यादा जगह घेरता है पौधा बड़ा होकर, तो उसके लिए आपने इस फ़ासले को बढ़ा देना है। और अगर आप ऐसी वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके पौधे ज़रा स्लिम होते हैं, स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फैलते नहीं हैं, तो उसके लिए 1 फुट जो है वो बहुत मुनासिब जो है वो फ़ासला। सिर्फ़ ये ध्यान में रखना चाहिए कल भी एक ज़ाहिद साहब थे काश्तकार भाई जिनका मैसेज और कमेंट आया हुआ था हमारे सेशन के ऊपर, कि ये ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि कपास का पौधा नमी और हब्स को पसंद नहीं करता, ठीक है जी। खुश्क मौसम और गर्म मौसम कपास के पौधे के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप खेत के अंदर का जो माहौल है, एक पौधे से दूसरे पौधे का, उसमें भी बहुत तंगी ले आएँगे और बहुत ज़्यादा जो पौधों की तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी। उससे खेत के अंदर हब्स का माहौल पैदा हो जाएगा और वो हब्स का माहौल कीड़े-मकोड़ों के लिए और बीमारियों के लिए, फफूंदी के लिए एक साज़गार माहौल पैदा करता है। और फिर आपके लिए उन कीड़े-मकोड़ों को, उन बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है, ये सिफ़ारिश की जाती है कि जो ज़्यादा झाड़ीदार पौधे हैं, उनका फ़ासला आप बढ़ा दें, बेशक 1.5 फुट तक ले जाएँ। और जो छोटे पौधे हैं, जो स्मार्ट पौधे हैं, ऐसे इकसाम हैं जो छोटी उसमें कैनोपी में होती हैं, जिनका जो वाया है, जिनका जो एरिया है एक पौधे का वो कम होता है, उसके लिए आप 1 सवा फुट जो है वो रख सकते हैं। जी, इसके अलावा कोई सवाल है तो? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। इससे आगे चल अगर हम छदराई की बात कर लें कि छदराई का जी, जी। तरीकाकार जो है वो किस तरह करते हैं? बिल्कुल, मैं छिदराई के टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। छिदराई उस सूरत में की जाती है जब आपके खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पौधे हो जाएँ। तो ज़रूरत से ज़्यादा पौधे का मतलब ये है कि अगर आपने पौधे से पौधे का दरमियानी फ़ासला 1 फुट रखना था, तो उस 1 फुट में 3 पौधे आ गए हैं, ठीक है जी? अब आपने क्या करना है, आपने 2 पौधे निकाल देने हैं और 1 पौधा वहाँ पे रखना है। पौधे निकालते वक़्त ये ज़हन में रखें कि वो पौधे निकालें जो ज़रा कमज़ोर हों, जिनके पत्ते मुड़े हुए हों, जिनका कोई मसला हो। जो सेहतमंद पौधा है वो वहीं पे रहना चाहिए अ, और जो कमज़ोर पौधे हैं जिनको कोई बीमारी है, जिनके ऊपर कोई कीड़ा आ गया, जिनका कोई पत्ता ठीक नहीं है, उनको आप छितराई में ज़रूर निकालें।
इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो कमज़ोर पौधे हैं वो खेत में से निकल जाएंगे, और अगर किसी बीमारी का भी कोई वहाँ पे कोई अटैक है तो उसको भी कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है। तो छिद्राई से 2 फ़ायदे हो रहे होंगे, एक तो आप मतलूबा पौधों की तादाद भी पूरी कर रहे हैं, और दूसरा आप कंट्रोल भी कर रहे हैं बीमारी और कीड़े का। तो इसलिए छिद्राई करते वक़्त एक तो पौधे से पौधे का दरमियानी फ़ासले का ख़्याल रखना है आपने, कि वो मेंटेन हो रहा हो, वो बरकरार रहे, जो मैंने पहले बताया 1 से 1.5 फुट। दूसरे नंबर पे आपने ये ख़्याल करना है कि जब आप पौधे निकाल रहे हों उस लाइन में से, तो ऐसे पौधे निकालें जो कमज़ोर हैं, जो जिनके ऊपर कोई किसी बीमारी का अटैक है, या कोई कीड़ा आपको नज़र आ जाता है वहाँ पे उन पौधों के ऊपर। तो उन पौधों को निकालें ताकि जो बाकी पीछे बच जाएँ, वो आपके पास सेहतमंद पौधे। ठीक है। जी सर, इमरान साहब का एक और क्वेश्चन आया है, वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने अयूब 2013 वैरायटी लगाई है, तो उसको वो जी। दूसरा पानी लगा रहे हैं, तो उसके लिए वो कौन-सी खाद जो है वो अप्लाई करें अपनी फसल को? इमरान साहब, खाद के बारे में हमारा आज टॉपिक नहीं है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि खाद जो है वो एक तो आपने देखें 3 तरह की खादें दी जाती हैं कपास की फसल को, जो बड़ी मेजर खादें। एक है पोटाश, दूसरी है यूरिया, और तीसरी है डीएपी। डीएपी में आप फास्फोरस पूरी करते हैं पौधे की, यूरिया में आप नाइट्रोजन पूरी करते हैं, और पोटाश में आप पोटाशियम पूरी करते हैं, जिसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो सल्फर का भी असर होता है, क्योंकि आप पोटाश जब इस्तेमाल करते हैं तो वो एसओपी की शक्ल में या एमओपी की शक्ल में करते हैं, और एसओपी एमओपी के अंदर कुछ हद तक जो है एसओपी के अंदर सल्फर का भी अंसर थोड़ा बहुत मिकदार में पाया जाता है। तो नॉर्मल जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है रिवायती तौर पर, जो ज़मींदार भाई करते हैं वो ये करते हैं कि बुवाई से पहले जब ज़मीन तैयार करते हैं तो उसके अंदर नीचे खाद डालते हैं जिसमें डीएपी और यूरिया है। अ, आजकल की जदीद तहकीक के मुताबिक पहला पानी और दूसरा पानी जब आप लगाते हैं तो दूसरे पानी के साथ या पहले पानी के साथ आप खाद फर्टिगेट करते हैं। फर्टिगेट का मतलब ये होता है कि आपने जब पानी लगाना है तो पानी के अंदर खाद को मिक्स करके लगाना है। वो मिक्स आप किस तरह करते हैं, वो आप इस तरह करते हैं कि आप एक कंटेनर लेते हैं, कोई बड़ी सी टैंकी ले लें, वो आप अपने खेत में किसी एक बड़े खाले के ऊपर रख दें, और उसकी एक टैप नीचे लगा दें, उसके नीचे टूटी होनी चाहिए, और उस टैंकी के अंदर आप यूरिया को मिक्स कर दें। डीएपी को मिक्स करना ज़रा मुश्किल होता है, वो भी हो जाती है, लेकिन डीएपी को करना ज़रा मुश्किल है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती। लेकिन यूरिया जो है बड़ी आसानी से पानी में हल हो जाती है। आप उसको पानी में हल करें, हल करने के बाद आप उसकी जो है वो टूटी खोल दें, और जब पानी लगाएँ तो पानी के साथ वो सारी यूरिया जो है वो आपके खेत को सैराब कर दे। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो यूरिया क्योंकि बहुत जल्दी उसके बुखारात बन जाते हैं और वो उड़ जाती है, तो वो उड़ेगी नहीं, पानी के अंदर रहेगी तो आसानी से पौधे को जज़ब कर सकते हैं और वो ज़्यादा देर तक वहाँ रहेगी। दूसरा ये होगा कि आपको कम मिकदार में खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आप छट्टा देते हैं या ड्रिल के ज़रिए उसको खाद को लगाते हैं, वहाँ पे खाद को डालते हैं, तो उसमें खाद की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस सूरत में खाद जो है वो तकरीबन 30% कम हो जाती है। तो जो खाद की मिकदार का तयन है कि कितनी खाद डालनी है और कौन सी डालनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़मीन का टेस्ट करवाएँ, और अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाएँ नज़दीकी गवर्नमेंट की तज्ज़ियागाह से, और हमारे साथ उसकी रिपोर्ट शेयर करें। हम उस रिपोर्ट को देखकर आपको बताएँगे कि आपने कितनी खाद इस्तेमाल करनी है और किस स्टेज पर करनी है। उसके बगैर हम आपको ये नहीं बता सकते कि आपकी फसल को या आपकी ज़मीन को कितनी खाद की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल देखें इमरान साहब। यूट्यूब चैनल पे कपास से मुतालिक और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, खादों के इस्तेमाल और बाकी चीज़ों के ऊपर, उसको ज़रूर देखें, और हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें सावी के नाम से प्ले स्टोर से। SAWIE आप लिखेंगे सर्च में प्ले स्टोर पे और आपको ये ऐप नज़र आ जाएगी। उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एडवाइज़री है, उसको इस्तेमाल करें और देखें। तो बाकी जो खाद का जहाँ तक ताल्लुक है, ये जब तक आप अपनी ज़मीन का तज्ज़िया नहीं करवाएँगे, हम इसके ऊपर आपको कोई भी रिकमेंडेशन उस तरीके से नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया।
जी उमर साहब, हमारे पास इस जूम सेशन में हमें डॉक्टर अल्लाह बख्श और डॉक्टर अब्दुल कयूम राव साहब ने भी ज्वाइन किया, एसोसिएट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कैम में। तो हम इनसे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं और इनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डॉक्टर अल्लाह बख्श साहब एंड दूसरे डॉक्टर साहब का आपने जो नाम बताया मैं ज़रा भूल गया। सर डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब। डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब, हम आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मेरा ख्याल है कि एक तालिब इल्म होने के नाते अब मैं उस्तादों के सपोर्ट करूंगा इस सेशन को। इससे आगे सेशन जो है वो डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब और डॉक्टर अल्लाह बख्श साहब लेके चलेंगे। हमने डॉक्टर साहब आप दोनों की जानकारी के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि कपास के खेत में मतलूबा पौधों की तादाद कैसे मेंटेन करनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने ये डिस्कस किया कि कपास में तरीका काश्त क्या होना चाहिए, जिसमें एक तरीकाकार हमने ड्रिल के ज़रिए बताया और दूसरा हमने बताया बेड सोइंग, जिसको पटड़ियों पर काश्त कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे सर हमने ये डिस्कशन की कि अगर कपास के खेत में पौधों की मतलूबा तादाद बढ़ जाए तो छिदराई का प्रोसेस कैसे करना चाहिए और उसके अंदर कौन-कौन से टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे सर हमने गैप फिलिंग या नागे पुर करने के बारे में बताया कि जो नागे हैं वो किस तरीके से पुर करने चाहिए और क्या इस ज़मन में इस चीज़ का कैसे ख्याल रखा जाए कि जो पौधे ऑलरेडी खेत में मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, उनकी और नए ऐड किए गए, नए शामिल किए गए पौधों की उम्र जो है वो एक जैसी हो, ताकि पैदावार में कोई खातिर-खा कमी ना आ सके। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब, आप से मैं गुज़ारिश करूँगा कि इसके ऊपर आगे रोशनी डालें। शुक्रिया। सर आप म्यूट हैं। सर अब्दुल कयूम साहब आप अपना माइक ऑन कर लें प्लीज। डॉक्टर ए बी मेरे ख्याल में इस पे ज्यादा अच्छा कमेंट करेंगे क्योंकि फील्ड का एक्सपीरियंस इनका है। मैं बस अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और डॉक्टर साहब और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया ये शॉर्ट नोटिस पे। और सावी की जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल, और उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, देखता रहता हूँ आप लोगों के प्रोग्राम्स। तो जी ये जो आउटरीच है इसको हमने मैक्सिमम बनाना है, रिसर्च और एंड यूजर के दरमियान गैप खत्म करना है। बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है आपकी। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो कैम की जो वैरायटीज हैं वो ट्रांसजेनिक वैरायटीज हमने बनाई, डबल जीन, ट्रिपल जीन, उसकी आप हिस्ट्री से रिलेटेड, बैकग्राउंड से रिलेटेड, और उनके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या जीन्स हैं, और वो एक जो जर्नी है इन वैरायटीज की डेवलपमेंट का, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करें तो दैट वुड बी ग्रेट। जी आप और राव साहब को मैंने इनवाइट किया, मैंने शॉर्ट नोटिस पे, इनका भी शुक्रिया, ये भी तशरीफ लाए। तो जी सायरा आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो डॉक्टर साहब जो आप देंगे मैं भी साथ असिस्ट करता रहूँगा। जी सर बहुत शुक्रिया। सर पहले तो हम जैसे आपने वैरायटीज की बात की तो हम वैरायटीज के बारे में ही आप मुझे बता दें कि कैम की तानीब से कौन सी बीटी वैरायटीज हैं या जो आप चिक्के वैरायटीज की बात कर रहे हैं, तो इनके बारे में भी हमारे फार्मर्स जो है, किसान भाई जो इनको थोड़ी सी आगाही दें कि क्या वैरायटीज और इनकी क्या क्या खसूसियात हैं। CEMB के अंदर एक्चुअली हम ट्रांसजेनिक कॉटन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने बीटी कॉटन यानी कि बीटी के जीन्स है, क्रिस्टल प्रोटीन जीन, क्राइवन AC, क्राइ2A, क्राइवन AB, और इसी तरह वेजिटेटिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जीन VIP3A, इन जीन्स को ट्रांसफॉर्म किया कॉटन के अंदर। इसके अलावा वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन जो ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट है, उसमें हमने CP4VP SPS ये जीन जो है ट्राई करने के बाद क्लोन किया और ट्रांसफॉर्म किया कॉटन के अंदर। अब जो इससे जो वैरायटी बनी उनका नाम हमने दिया CKC1, यानी कि कैम, C फॉर कैम क्लीन कॉटन। अब इसके अंदर ये फीचर्स हैं कि ये इंसेक्ट के अगेंस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मीन इसके ऊपर इवन जो पिंक के अगेंस्ट भी इसमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। और इसके बाद ये ग्लाइफोसेट का स्प्रे करें तो आपको इसमें मैनुअल होइंग नहीं करनी पड़ती। तो ये अगर जो इसको इसके अंदर आगे CKC1 है, CKC3 है, CKC6 है, CKC6 जो है वो उसको अगर आप अर्ली सीजन में लगाएं या लेट सीजन में लगाएं तो आपको
वो अच्छा जो है परफॉर्म करती है दोनों सीजन के अंदर, लेकिन अर्ली के अंदर उसकी परफॉर्मेंस जो है सीजन से बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से फर्दर CEMB के अंदर हमने जो ऑप्ट किया हुआ है कि जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी को भी ऑप्ट किया है। उसके अंदर हम कॉटन लीफ कर्ल वायरस जो है उसको नॉकआउट करने के लिए हमने CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी को अपनाया है और उसको ट्रांसफॉर्म किया है कॉटन के अंदर, और उसके हमारे सॉरी टू कट यू आ रहे शॉर्ट, कथा कलामी माफ कीजिएगा प्लीज। एक्चुअली ये सेशन इसको हमारे जिम्मेदार भाई और काश्तकार भाई भी देख रहे हैं, तो आप जितना सिंप्लीफाइड और सादा जुबान में समझाएंगे उतना उनको समझने में आसानी होगी। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कैंप का भी थोड़ा पर्सपेक्टिव बता दें कि कैंप एग्जैक्टली है क्या, ये क्यों मार्जे वजूद में आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एंड देन वी बात करें कि ये जिम्मेदारों के लिए कैसे बेनिफिशियल या फायदेमंद। थैंक यू वेरी मच। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CEMB ये फेडरल का एक इदारा है, और हमारे 2-3 माटो हैं। एक तो ये कि हम यहाँ पर डिग्री कराते हैं MPhil और PhD की, और इसके लिए हम डिग्री जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एफिलिएशन है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है स्टूडेंट्स को। तो जो MPhil जो है वो 2 साल का होता है, और PhD जो है स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम 3 years एंड 5 years तक। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स को इक्वल चांस होता है कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको अप्लाई करके अप्लाइड प्रोडक्ट बनाए। हमारा हर स्टूडेंट जो होता है वो एक प्रोडक्ट की तरफ लीड करके जाता है। तो जब भी हम कोई आइडिया जो कंसीव करते हैं तो उसके अंदर हमारा मकसद ये होता है कि कोई ऐसी चीज बनाए जो इकोनॉमी के अंदर रोल प्ले करे। तो इसके अंदर हमारे आगे फर्दर डिविजन है। एक को हम हेल्थ डिवीजन कहते हैं, यानी कि जो ह्यूमंस पे काम कर रहे हैं, जो एनिमल्स पे काम कर रहे हैं, और दूसरा सेक्शन जो है उसको कहते हैं हम प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि जो पौधों पे काम कर रहे हैं। अब जो प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जिसका मैं पार्ट हूँ, उसके अंदर फर्दर हमने इसको 3-4 हिस्सों में तकसीम किया है। एक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन है जिसके अंदर हम लैब के अंदर अप्लाइड काम करके प्रोडक्ट बनाते हैं। एक सीड बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें अल्लाह बख्श साहब रोल प्ले कर रहे हैं कि हम जो चीज बनाते हैं वो इनको हैंड ओवर करते हैं और ये लेके उसको आगे जाते हैं, फिर फील्ड के अंदर उसको वैरायटी की शक्ल देते हैं। उसको जो आज की जो हमारी वैरायटी हुई है वो फर्दर ये फील्ड के अंदर उसको जो है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उसके फीचर्स को चेक करते हैं। इसी तरीके से एक तीसरा डिवीजन है जिसको हम कहते हैं प्लांट जीनोमिक्स। उसमें ये उनका काम है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं जो डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं किसी प्लांट्स के अंदर। आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सहरा में ग्रो कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। जिसका मतलब है जो डेजर्ट में ग्रो करने वाले पौधे हैं उनमें अल्लाह ताला ने कोई फीचर्स रखे हैं, उन फीचर्स को तलाश करना जो है उस लैब का काम है। वो ऐसे जीन्स को फाइंड आउट करती है जिसकी वजह से उनके अंदर ड्राट रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर हीट रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो वो जो कैरेक्टराइज करके देती है उसको जो वो लैब जहाँ जो चीज हमें मिलती है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, फर्दर उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद तीसरी लैब जो सीड बायोटेक लैब को हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये 3 लैब जो है आपस में मिलकर एक साथ काम कर रही होती हैं। एक चौथा ग्रुप है जो सब डोमेन है जिसमें हम रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि जो भी चीज हम बनाते हैं सबसे पहले हम इन हाउस की रिस्क असेसमेंट करते हैं कि आया कि कहीं ये इंसानों के लिए खतरनाक तो नहीं है या किसी जानवरों के लिए या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए इसके अंदर कोई मसाइल तो नहीं है। उस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को फीड कराते हैं माइस को, रैबिट्स को, फिश को, और उसके लगता है जी इंटरनेट सर, आई थिंक सर का इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया। सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी वो जो फोर्थ डोमेन की बात कर रहे थे वो रिस्क एनालिसिस की बात कर रहे थे, क्योंकि जितने भी ट्रांसजेनिक बनेंगे, जितनी भी वैरायटीज बनेंगी, चाहे वो हम मक्की पे काम करते हैं, शुगर केन पे करते हैं, कॉटन पे करते हैं, तो उनके नतीजे में एक ट्रांसजेनिक इवेंट बनेगा। हर इवेंट की बायोसेफ्टी स्टडीज लाजमी है। जो नेशनल बायोसेफ्टी सेंटर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अंडर काम करती हैं कमेटीज, उन्होंने इनकी स्टडीज लाजमी करार दी है।
तो ये जो चौथा डोमेन है ना, वो उन इवेंट्स की स्टडी करता है। वो देखता है कि हम कोई भी मॉडल ले लेते हैं, एनिमल, रैट्स हैं, माउस है हमारे पास, इसके अलावा अर्थवॉर्म्स, फिश, गिनी पिग, काफी सारा पूरा एनिमल हाउस है CMB के अंदर, जो इस तरह की जो स्टडीज है वो कंडक्ट करता है। और उनके नतीजे में जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो NBC में शेयर करता है और बताता है कि इस तरह के जो भी ट्रांसजेनिक इवेंट बन रहे हैं वो ह्यूमंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पेश करते। जी राव साहब वापस आ गए, राव साहब कंटिन्यू कर लें। नेट का कोई इशू आ गया था शायद इस वजह। तो चौथा ग्रुप जो है वो रिस्क असेसमेंट का है, जिसमें हम रिस्क एवेल्युएशन करते हैं डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो उसमें जब हमें पता चल जाता है कि यस कि इस प्रोडक्ट का कोई नुकसान नहीं है, तो उसके बाद फिर हम उसको वैरायटी के अंदर ब्रीडिंग में इस्तेमाल करते हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम में, और उसको आगे लेके जाते हैं। तो ये टोटल जो मुख्तलिफ एरियाज हैं जिसके ऊपर हमारी प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेस कर रही होती है। हेल्थ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसके अंदर हम स्टेम सेल पे काम कर रहे हैं, यानी कि स्टेम सेल इस किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसमें इसकी थ्योरी ये है कि मतलब इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं, जो उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाते हैं। तो वो उन सेल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद जो है मुख्तलिफ एनिमल्स के उन्होंने चीजों को बनाया, जिस तरीके से हार्ट का बनाया, जिस तरह किडनी बनाया, जो ट्यूब टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये जो करेक्टर उन चीजों को करेक्टराइज वो कर रहे हैं। जिस तरह आजकल आपने सुना होगा स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन अगर बर्न हो जाए तो उन्होंने ऐसे स्टेम सेल बनाए हैं कि अगर आप उनके उसके ऊपर रखें तो जस्ट 1 या 2 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो नॉर्मली वो 8 से 10 दिन ले जाता है। इसी तरीके से जेनेटिक डिजीज पे काम कर रहे हैं, उसमें ये Thank you very much. I think we are running short of time. Thank you very much for your kind gesture and kind information. I think जिस तरह का काम आप कर रहे हैं ये शायद एक सदका जारिया का की हैसियत रखता है, क्योंकि कॉटन की फसल जो है वो पाकिस्तानी मईशत का बड़ा एक पिलर की हैसियत रखती है। तो जो चीज़ें आप कर रहे हैं जेनेटिक्स में, जो एक एवोल्यूशन लेके आ रहे हैं आप, ये यकीनन हमारी कपास के जो काश्तकार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा भी है, और हमारी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा संग मील की हैसियत रखता है। तो हम दोनों डॉक्टर साहिबान के बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारा सेशन जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। सायरा, अगर आप जिम्मेदार भाइयों के सवाल शामिल करें। जी सर, फेसबुक पे अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। वो बल्कि इमरान साहब पूछ रहे थे कि मिस रिक्जा क्यों नहीं सेशन को होस्ट कर रही हैं, तो उन्हें बता दें कि हमारे पाकिस्तान में लाइट का बहुत इशू है। तो मैंने पढ़ा मिस रिक्जा के बारे में उन्होंने किया। इमरान साहब बिल्कुल मिस रिक्जा इस सेशन का हिस्सा हैं, इस वक्त आई थिंक हमारे साथ मौजूद हैं या नहीं है। आई थिंक आज नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कल से लाइट का बहुत इशू चल रहा है, तो जिसकी वजह से वो कोई आपको पता है लाइट आजकल हमारे यहाँ गर्मियों का मौसम है, तो बिजली ने जो है वो आंख मचोली खेलना शुरू कर दी है। उसकी वजह से मिस रिक्जा जो है वो आज के सेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कल से वो इस सेशन में आएंगी। और मुझे ये बड़े अच्छे तरीके से एहसास है कि हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं उस सावी और सावी की टीम को बहुत हौसला भी देते हैं, इनकरेजमेंट भी देते हैं, जिससे हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। हम मज़ीद ज़िम्मेदार भाइयों के लिए अच्छे प्रोग्राम और अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे जड़ी बूटियों के कंट्रोल के ऊपर। आज हम काफ़ी ज़्यादा तरीक़ा काश्त के ऊपर फोकस रखा हमने, और कुछ हमने टाइम दिया हमारे डॉक्टर साहिबान को, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कयूम राव और डॉक्टर अल्लाह बख्श लोहिया साहब, हम दोनों के शुक्रगुजार हैं कि वो आए और उन्होंने अपनी जो काविशें हैं नया बीज बनाने की वो फार्मर्स तक, ज़िम्मेदारों तक पहुँचाएँ। ज़िम्मेदार भाइयों, सर कल अगर इंशाल्लाह सेशन खत्म करने से 2 मिनट पहले बात हमने जड़ी बूटियों की कल करनी है, लेकिन तारिक साहब का क्वेश्चन था, तो मैं कह रही थी अगर आप डेला के कंट्रोल के लिए उनको थोड़ी सी रिकमेंडेशंस दे दें। जी, मैं उनको बता देता हूँ जी। इसमें डिले को कंट्रोल करने के लिए जो है वो ज़्यादातर तो ये, क्योंकि डीला जो है वो घास की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है जी। तो इसमें ज़्यादातर तो पेंडीमेथालीन एक जड़ी बूटी मार्स केमिकल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका पूरा तरीक़ाकार इंशाल्लाह हम आपको कल बताएंगे। क्योंकि
इसमें 2 स्टेप्स हैं। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के 2 स्टेप हैं, एक उगाव से पहले, जर्मिनेशन से पहले, और एक उगाव के बाद। तो इन दोनों को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। उगाव से पहले और उगाव के बाद कौन कौन से स्प्रे इस्तेमाल करने हैं, उन केमिकल्स को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है, कौन से तरीके से करेंगे तो ज़्यादा मौसर साबित होगा और कंट्रोल होगा। ये चीज़ें इंशाल्लाह हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। कल हमारा सारा सेशन इसी मौजू पे होगा कि जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी आती हैं और उनका क्या कंट्रोल। जी सर, बहुत शुक्रिया। आज का सेशन हमारा मतलब टाइम से काफी ज्यादा लंबा हो गया, हम लोगों ने लंबी डिस्कशन कर ली है, तो इसी के साथ आप हमें इजाजत दें ताकि हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला प्रोग्राम जो हमारे जी काशकार भाइयों, इंशाल्लाह कल नए प्रोग्राम के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। कल सुबह 9 बजे सावी के फेसबुक पेज पर लाइव हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे कपास की फसल में जड़ी बूटियां और उनके कंट्रोल। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।